Assalamu alaikum. This is me, Madiha Rana, clinical psychologist, and welcome back to my YouTube channel. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे, एक मुश्किल लेकिन ज़रूरी मौजू पर बात करेंगे। क्या रेप सिर्फ जुनून होता है या कुछ और? रेप करने वाला वो सोचता क्या है? क्या वो बीमार है? क्या वो पागल है? या ये कोई और वजह है? अक्सर लोग जो है वो ये कहते हैं कि कॉमन बिलीफ ये है कि अम, वो पागल है या वो बीमार है या कोई और मसला है, लेकिन रिसर्च जो है वो कुछ और कहती है। और रिसर्च ये कहती है कि ये जो है वो एक फंडामेंटली एक क्राइम ऑफ एग्रेशन है और कंट्रोल है। अगर हम सेक्सुअल ऑफेंडिंग की बात करें तो सेक्सुअल ऑफेंडिंग जो है वो एक मल्टी फेसेट फिनोमिनन है, और इसके काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइकोलॉजिकल रूट कॉज हो सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स में साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, डेवलपमेंटल भी हो सकते हैं। चलें आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, क्योंकि ये एक अवेयरनेस वीडियो है, ताकि आप लोगों को पता चले कि मिथ्स क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, रिसर्च क्या कहती है। अब तो हमें इसके बारे में जो है वो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अगर हम कोर मोटिवेशंस देखें इस बिहेवियर के पीछे, तो वो पावर और कंट्रोल की है। सबसे पहली चीज आती है, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है डोमिनेंस एंड कंट्रोल। द एक्ट ऑफ रेप इज ऑफन अ टूल यूज टू असर्ट एब्सोल्यूट डोमिनेंस ओवर अनदर पर्सन। ठीक है। ये इसमें यही होता है कि दूसरे बंदे पर जो है वो कंट्रोल हासिल किया जाए। और सेकंड थिंग इज एग्रेशन एंड हॉस्टिलिटी। अब जो अगर हम सेकंड चीज की जो है वो हम बात करें, तो वो है कि अंडरलाइंग रिजेंटमेंट होती है, डीप सीटेड हॉस्टिलिटी होती है टुवर्ड वुमेन। फ्रिक्वेंटली जो है वो जब वुमेन की तरफ होती है तो वो फ्यूल कर देती है वायलेंट नेचर ऑफ दीज क्राइम्स। उसमें फिर इस तरह के केसेस जो हैं वो आपको कॉमनली नजर आते हैं। आजकल अगर आप देखें तो हर न्यूज में आपको इस तरह के केसेस जो हैं वो दिखाई देते हैं। थर्डली अगर हम देखें तो सेल्फ एम्पावरमेंट है थ्रू विक्टिमाइजेशन। जो प्रेपरेटर्स होते हैं वो सीख करते हैं टू कंपनसेट फॉर देयर ओन फीलिंग्स ऑफ इनएडिकेसी एंड पावरलेसनेस। उसकी जो फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस है या इनएडिकेसी है, उसको कंपनसेट करने के लिए वो दूसरों पे जो है वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं। बेसिकली ये तीन कोर मोटिवेशंस होती हैं बिहाइंड द रेप बिहेवियर। फिर हम देख लेते हैं कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल, अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले लैक ऑफ एम्पैथी है, आप कह सकते हैं बेहिसी होती है, दूसरे का दर्द इन्हें महसूस नहीं होता। सेकंड थिंग इज नार्सिज्म, खुदगर्जी है, अपनी मर्जी से बड़ी कोई चीज इनको नजर नहीं आती। ठीक है। अपने आप को ये सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। थर्डली वी हैव हॉस्टिलिटी, गुस्सा है, अक्सर औरतों या बाख्तियार लोगों से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई शख्स अपने आप को कट मारे और फिर ना चिल्लाने लग जाए, और वो ये सोचता है कि जो मैं करूंगा वो दुरुस्त है। तो रेपिस्ट का दिमाग भी इसी तरह काम करता है, लेकिन 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो। अगर हम देखें कि लाइफ एडवर्सिटीज और अर्ली ट्रॉमा को हम देख लें, कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है, क्या जो है ये शुरू से ही ऐसे हैं या कुछ बाद में चीज़ें चेंज होती हैं। तो जो कॉमन चीज़ रिसर्च हमें बताती है, जो कॉमन फैक्टर्स बताती है, उसमें सबसे पहला है फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज। बहुत से जो रेपिस्ट होते हैं उनका बचपन खराब गुजरा होता है, खुद मार खाई होती है, घर में लड़ाई झगड़ा देखा होता है, तो उस हिसाब से ही वो फिर चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। अगर एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है, जो रिसर्च बताती है कि या तो वो खुद अब्यूज हुए होते हैं बचपन में, या जो है डोमेस्टिक वायलेंस को उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, या ऐसा होता है कि उनके जो पेरेंटल फिगर्स हैं वो उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती। उसके अलावा इमोशनल और फिजिकल नेग्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से एम्पैथी जो है वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती। और रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि जो मल्टीपल अर्ली लाइफ की एडवर्सिटीज हैं वो एक साइकिल ऑफ वायलेंस को क्रिएट करती हैं, जहाँ ट्रॉमा जो है वो इंटरनलाइज हो जाता है। जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, हम डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, तब सारी चीजें इंटरनलाइज हो जाती हैं। हमें गुस्सा आता है लेकिन हम गुस्सा उतार नहीं सकते। लेकिन लेटर लाइफ में ये होता है कि जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो गुस्सा जो है वो एक्सटर्नलाइज हो जाता है, और फिर वो किसी भी फॉर्म में जो है वो आपको नजर आता है, जिसमें से एक
ये रेप भी हो सकता है। ट्रॉमेटिक अटैचमेंट हो सकती है। डिस्ट्रप्टेड अर्ली बॉन्ड्स जो हैं वो लीड करते हैं डिफिकल्टीज इन अडल्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और इमोशनल रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जिसे रोज डांट पड़े वो समझेगा कि डांटना और मारना नॉर्मल है, ठीक है। बड़ा होकर वो वही काम करेगा क्योंकि उसे दूसरा तरीका नहीं है। और इस तरह से जो है वो एक साइकिल ऑफ वायलेंस जो है वो चलना शुरू हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट ग्रोथ की टाइपोलॉजी ऑफ रेपिस्ट। माहिर नफ्सियात ग्रोथ ने जो है वो तीन किस्में बताई हैं, और सबसे पहली उसमें है पावर रेपिस्ट। पावर रेपिस्ट जो होते हैं बेसिकली उनका गोल होता है डोमिनेंस, उसे ताकत दिखानी होती है, चोट नहीं पहुंचानी होती। फॉर एग्जाम्पल, एक नौकर है जो मालिक से हमेशा डांट सुनता है, वो एक कमजोर औरत को घर में घुस के डरा देगा, ठीक है, और कहेगा चुप रहो, ठीक है। इस तरह की चीजें जो है वो उसके साथ करना शुरू कर देगा। लेकिन जो एंगर रेपिस्ट होते हैं, उनका जो एक्ट होता है वो एक्सप्रेशन ऑफ रेज होता है। ये अपना गुस्सा किसी और पर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेकार हो गया, बीवी ने छोड़ दिया, रात को शराब पीकर किसी अजनबी पर हमला कर दिया, मारपीट ज्यादा करेगा, गालियां देगा, असल वजह उसका अपना दुख है, लेकिन मजलूम को वो निशाना बनाता है। तो वो बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है डीप सीटेड जो हेटेड है उसके अंदर, उस चीज को। थर्डली वी हैव सैडिस्टिक रैपिस्ट। जो सैडिस्टिक रैपिस्ट हैं वो जो होते हैं, ये एक बहुत खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। ये ऑफेंडर जो है वो डिराइव करते हैं सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम विक्टिम्स पेन एंड टेरर। कि जो है वो दूसरे को जो अजियत और खौफ जो है वो मिलता है, जो उसके जिनसी लुत्फ से आता है, वो उससे जो है इसको अच्छा महसूस हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे चीखों पे मुस्कुराना, लंबा अरसा तशद्दुद तशद्दुद करते रहना, ये में रेप नहीं है, ये एक खेल है उसके लिए, ठीक है। वो टॉर्चर करता है डेलिबरेटली, और प्रोलॉन्ग उन चीजों को लेकर चलता है, रिचुअलिस्टिक होती हैं ये चीजें, तो उसे जो है वो उसमें मजा आता है। याद रखें, जो 80% जो रेपिस्ट हैं वो पावर या एंगर टाइप के होते हैं, सैडिस्टिक जो हैं वो बहुत कम होते हैं। अब हम डीबंक करते हैं कुछ मिथ्स को, और सबसे पहले अगर हम देखें तो एक जो कॉमन मिथ है कि ये एक और आम आपके लिए गलत फहमी है कि ये पागल था, दिमागी मरीज था। लेकिन जो फैक्ट है वो टोटली डिफरेंट है। ज्यादातर रेपिस्ट जो है वो मुकम्मल होशो हवास में होते हैं, वो कमजोर का इंतखाब करते हैं, पुलिस आदि देकर भाग जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, आप देखें, अगर कोई आपका पीछा करे लेकिन पुलिस की गाड़ी को देख कर रुक जाए, तो क्या वो पागल है? नहीं ना। वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, बस उसे परवाह नहीं है। तो ये जो एक मिथ है, उसको जो है वो हमें डीबंक करने की जरूरत। अच्छा, फिर हमने कुछ जो है वो सिनेरियोस मैंने आप लोगों के स्क्रीन पे जो है शो हो रहे होंगे। टाइपोलॉजी को अगर हम प्रैक्टिस में देखें तो जो पावर रेपिस्ट होता है वो कंट्रोलर होता है। वो एक इंडिविजुअल को स्टॉक करेगा, ठीक है, और फिर जो है वो उसकी जो विक्टिम है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसकी वल्नरेबिलिटीज को, और ड्यूरिंग द असॉल्ट जो है वो वर्बल थ्रेट्स यूज करेगा, साइकोलॉजिकल इंटिमिडेशन देगा ताकि इंश्योर करे कि टोटल कंप्लायंस हो, और विक्टिम की सबमिशन को वैलिडेशन लेगा, ठीक है, एज देयर ओन पर्सनल पावर एंड कॉम्पिटेंस। फिर आता है एंगर रेपिस्ट। ट्रिगर जो डिस्प्लेसर हैं वो इसमें क्या होता है कि ट्रिगर होते हैं बाय परसीव्ड रिजेक्शन और फ्रस्ट्रेशन इन देयर पर्सनल लाइफ। द ऑफेंडर जो है इसमें बेसिकली द ऑफेंडर लेशस आउट एट अ रैंडम विक्टिम, ठीक है। अब इसके जो खसूसियात कह लें आप क्या होती हैं, सडन एक्सप्लोसिव वायलेंस हो सकता है, फिजिकल ब्रुटैलिटी हो सकती है that far exceed what is necessary to commit the act, or serving as a release for pent up rage. सैडिस्टिक रिचुअलिस्ट होते हैं। असॉल्ट जो है वो प्रोलॉन्ग होगा, इसमें इन्वॉल्व हो गए कैलकुलेटेड एक्ट्स ऑफ क्रुएलिटी, ह्यूमिलेशन होगी, और ऑफेंडर जो है वो ड्राइव करेगा प्राइमरी सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन नॉट फ्रॉम द एक्ट इटसेल्फ बट फ्रॉम द विक्टिम्स visible terror, pain, and desperate pleas for mercy. द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन विक्टिम, अगर कोई इसका शिकार हो जाता है तो उस पर क्या उसका असर होता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है जिसमें पीटीएसडी हो सकता है, उसमें फिर उसे फ्लैशबैक्स आते हैं, उस वाक्य से रिलेटेड झलकियां नजर आती हैं, बेचैनी महसूस होती है, अनकंट्रोलेबल थॉट्स होती हैं अबाउट द इवेंट, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है जिसमें परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस है, नाउमीदी होना शुरू हो जाती है,
लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है डेली एक्टिविटीज में, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बार बार पैनिक अटैक आ सकता है, जनरलाइज्ड फियर हो सकता है। देन वी हैव इमोशनल एंड सोशल इम्पैक्ट। रिलेशनशिप जो है वो उसके स्ट्रेन होना शुरू हो जाएंगे, वो दोबारा से रिलेशनशिप बना नहीं पाएगा, अगर बना लेगा तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट को, इंटीमेसी को। अगर सेल्फ ब्लेम की बात करें तो वो फिर इंटरनलाइज कर लेता है ट्रॉमा को, तो उसकी वजह से गिल्ट और शेम होता है। The trauma of sexual violence is not just an event, but a life altering experience that requires comprehensive long term support for recovery. फिर आ जाते हैं प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन पे। और प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन में अगर हम देखें सोसाइटल लेवल पे प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, हम एड्रेस करें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को और प्रमोट करें जेंडर इक्वालिटी को, टू डिसमेंटल दिस द रूट्स ऑफ द हॉस्टिलिटी। और एजुकेशन है, साइको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेंट एजुकेशन हो, और हम उसमें प्रमोट करें हेल्दी रिलेशनशिप डायनामिक्स फ्रॉम एन अर्ली एज। अगर हम क्लिनिकल इंटरवेंशन देखें तो उसमें आप सीबीटी यूज कर सकते हैं टू चैलेंज एंड रीस्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीदा चीदा चीजें जो हैं वो मैंने इसमें ऐड की हैं। रेसिडिविज्म रिडक्शन है, उसमें जो है हम फोकस करते हैं इमोशनल रेगुलेशन पे, एम्पैथी ट्रेनिंग पे, टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑफेंडिंग बिहेवियर। ये अब लास्ट में सिर्फ एक ये चीज है कि ये सब हम जानकर हम क्या करेंगे। पहले लोग पूछते थे तुमने क्या पहना था, अब हम जान गए हैं कि रेप का ताल्लुक जो है वो कपड़ों से नहीं है, कंट्रोल से है। जब हम रेपिस्ट की सोच को समझेंगे तो बचाव जो है वो आसान हो जाएगा। बच्चों को कॉन्सेंट सिखाएं, घर में एहतराम करना सिखाएं और गुस्से पर काबू करना सिखाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई जानने वाला या आप इस चीज़ से मुतासिर हुए हैं तो काइंडली सीक प्रोफेशनल हेल्प। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।